आइए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर सकती है। आज हम इतिहास की एक सबसे खतरनाक सर्वाइवल कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां इंसान और प्रकृति बिल्कुल आमने सामने थे। और यकीन मानिए, ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हार मान लेने के अलावा कोई विकल्प ना बचे, तब इंसानी जज्बा और हमारा शरीर किस हद तक जा सकता है। चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल इसके क्लाइमैक्स से करते हैं। बात है 20 मई 1916 की। साउथ जॉर्जिया के एक व्हेलिंग स्टेशन के कैप्टन आराम से बैठकर अपना खाना खा रहे थे। तभी अचानक 3 लोग उनके सामने आ खड़े होते हैं और उनकी हालत पूछिए मत, बेहद कमजोर, लंबी दाढ़ी और बिल्कुल जंगली से दिखने वाले ये लोग ऐसे लग रहे थे जैसे सीधे मौत के मुंह से वापस लौट कर आए हों। अब सोचिए उस कैप्टन के दिमाग में क्या चल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उस बीच वाले व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अर्नेस्ट शैकल्टन है। ये नाम सुनते ही कैप्टन के होश उड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि अर्नेस्ट शैकल्टन 2 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। तो आखिर इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ था? इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन की शुरुआत थी, जिसका सपना था अंटार्कटिका को पैदल पार करना। अगस्त 1914 में 28 लोगों का एक दल द एंड्योरेंस नाम के एक शानदार जहाज में इंग्लैंड से रवाना होता है। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जनवरी 1915 आते आते ये विशाल जहाज वेडल सी के भयानक बर्फीले पानी के बीचों बीच पूरी तरह से फंस जाता है। अब जरा इस 1 किलोमीटर के आंकड़े पर गौर करें। सुनने में ये दूरी बहुत छोटी लगती है ना, लेकिन वेंडल सी की बर्फ इतनी तेजी से जम रही थी कि उस भारी भरकम जहाज के लिए 1 किलोमीटर आगे खिसकना भी किसी बड़ी जंग को जीतने जैसा था। ये प्रकृति की उस डरावनी ताकत का एक छोटा सा नमूना था जिसके सामने इंसान की बनाई हर मशीन बेबस हो रही थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब वे सिर्फ फंसे हुए नहीं थे, बल्कि सचमुच प्रकृति की जेल में कैद हो चुके थे। समुद्र का पानी मोटी बर्फ की चादर में बदल चुका था। और सबसे खौफनाक बात, बर्फ की भारी चट्टानें लगातार खिसक रही थीं और आपस में टकरा रही थीं। इस भारी दबाव से उनका जहाज धीरे धीरे कुचला जा रहा था और वो पूरा क्रू उस बर्फ के टुकड़े के साथ अपने रास्ते से मीलों दूर बहता चला गया। अब यहीं पर अर्नेस्ट शैकल्टन की असली लीडरशिप निकल कर आती है। उन्हें एहसास हो गया था कि मिशन तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन असली लड़ाई तो लोगों के दिमाग को टूटने से बचाने की थी। इसलिए उन्होंने एक सख्त डेली रूटीन बनाया। बर्फ पर फुटबॉल मैच करवाए गए ताकि लोगों का ध्यान बटा रहे। यहां तक कि उम्मीद जगाए रखने के लिए उन्होंने खाने के राशन को लेकर भी झूठ बोला। ये किसी भी सर्वाइवल सिचुएशन में मनोवैज्ञानिक मजबूती का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। 14 अप्रैल को वो खौफनाक पल आ ही गया। बर्फ का दबाव इतना ज्यादा था कि जहाज को जोड़ने वाले स्टील के बोल्ट ऐसे टूटने लगे जैसे बंदूक से गोलियां चल रही हों। बर्फ ने उस मजबूत जहाज के ढांचे को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया और भाली मन से शैकल्टन को अपना जहाज खाली करने का आदेश देना पड़ा। अब जरा हालात की गंभीरता को समझिए। तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। -40। इस जमा देने वाले माहौल में पीने का पानी तक नहीं था। जिंदा रहने के लिए उन्हें बर्फ के टुकड़ों को अपनी जैकेट के अंदर रखना पड़ता था ताकि शरीर की गर्मी से वो पिघलें और पीने के लिए कुछ घूंट पानी मिल सके। जहाज डूबने के बाद एक बहुत ही कड़ा नियम बनाया गया। हर व्यक्ति अपने साथ सिर्फ 2 पाउंड यानी करीब 1 किलो के आसपास ही निजी सामान ले जा सकता था। इसी नियम के कारण अभियान के फोटोग्राफर को अपनी सैकड़ों ऐतिहासिक तस्वीरें वहीं उसी बर्फ में छोड़नी पड़ी। ये दिखाता है कि जब जिंदगी और मौत का सवाल हो तो दुनिया की हर कीमती चीज बेमानी हो जाती है। प्लान क्या था और हकीकत क्या बन गई, इसका अंतर सच में डराने वाला है। योजना थी कि एक विशाल जहाज की मदद से 3 महीने में अंटार्कटिका को शांत से पार किया जाएगा। और असलियत, अब वो बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े पर फंसे थे। राशन खत्म हो रहा था और आगे बढ़ने के लिए 1000 किलोग्राम भारी लाइफ पोर्ट्स को खुद अपने हाथों से खींचना पड़ रहा था। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। 30 मार्च को अचानक एक कान फोड़ू आवाज आई। जिस बर्फ पर उन्होंने अपना कैंप लगाया था वो बिल्कुल उनके टेंट के नीचे से 2 हिस्सों में फट गई। क्रू के लोग सीधे जमा देने वाले पानी में जा गिरे। उन्हें बचाने के लिए तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए उन्हें लगातार हाथ पैर मारने पड़े। मौत सचमुच हर सेकंड उनके सिर पर मंडरा रही थी। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही थी, उनके सामने कुछ बहुत ही मुश्किल विकल्प थे। पास में जॉइनविल आइलैंड था, लेकिन वहां जाने का मतलब था निश्चित मौत।
दूसरी तरफ था ड्रेक पैसेज, जो इतना खतरनाक है कि उसे 20,000 नाविकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने एलिफेंट आइलैंड का रास्ता चुना। ये 160 किलोमीटर दूर था और रास्ता बेहद कठिन था, लेकिन बचने की एकमात्र उम्मीद यही थी। आखिरकार कई दिनों के संघर्ष के बाद 15 अप्रैल 1916 को ये दल एलिफेंट आइलैंड पहुंच ही गया। लगभग 3.5 साल बाद उन्होंने किसी ठोस जमीन पर कदम रखा था, लेकिन ये राहत बहुत छोटी थी। जैसे ही उन्होंने आइलैंड को देखा, उन्हें समझ आ गया कि ये बिल्कुल वीरान है और किसी भी रेस्क्यू शिप के रास्ते में नहीं आता, मतलब कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला था। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। 1300 किलोमीटर। शैकलटन ने 5 अन्य लोगों को चुना और एक छोटी सी लाइफ बोट में 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया जाने का फैसला किया। मकसद सिर्फ एक था, वहां से मदद लाना। उस छोटी सी नाव का सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र को पार करना, सर्दियों के बर्फीले तूफान सहना। रूटीन इतना थका देने वाला था कि 4 घंटे नाव चलाना और 4 घंटे आराम करना। जगह इतनी कम थी कि सीधे बैठकर खाना भी नहीं खा सकते थे, उन्हें लेटकर खाना पड़ता था। और एक बार तो एक विशाल लहर ने उन्हें लगभग डुबो ही दिया था। लेकिन किस्मत का क्रूर मजाक देखिए। कई दिनों तक मौत से लड़ने के बाद वे साउथ जॉर्जिया तो पहुंच गए, लेकिन आइलैंड की गलत दिशा में। अब उनके सामने फिर से 2 नामुमकिन विकल्प थे, या तो टूटी हुई नाव से 200 किलोमीटर समुद्र का चक्कर लगाएं, या फिर बिना किसी माउंटेन गियर के उन अनजान और बेहद खतरनाक पहाड़ों से होते हुए 40 किलोमीटर पैदल चलें। उन्होंने पहाड़ चुनने का फैसला किया। यह चढ़ाई उनकी सहन शक्ति का आखिरी इम्तिहान थी। पहली चोटी पर चढ़े, लेकिन आगे सिर्फ एक गहरी खाई मिली, वापस आना पड़ा। दूसरी चोटी चढ़े, रास्ता फिर बंद। तीसरी चोटी पर भी वही निराशा। कोई भी इंसान यहां हार मान लेता, लेकिन वो डटे रहे। आखिरकार जब वे चौथे पहाड़ पर चढ़े तो दूर उन्हें स्ट्रुमनेस वेलिंग स्टेशन दिखाई दे गया। और इस तरह हम वापस 20 मई 1916 के उसी पल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, जब ये 3 इंसान कैप्टन के कमरे में दाखिल होते हैं। ये कोई भूत नहीं थे, बल्कि मौत को मात देकर लौटे वही एक्सप्लोरर्स थे जो अब अपने बाकी साथियों की जान बचाने की गुहार लगाने आए थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शैकलटन के लिए असली सुकून तब तक मुमकिन नहीं था जब तक उनका पूरा क्रूज सुरक्षित न हो जाए। मई में पहला बचाव प्रयास घनी बर्फ के कारण फेल हुआ। जून में दूसरा और तीसरा प्रयास भी नाकाम रहा, लेकिन शैकलटन बिना थके कोशिश करते रहे। आखिरकार 30 अगस्त 1916 को वे एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। इस दौरान पीछे छूटे उन 22 लोगों का जज्बा भी कमाल का था। शैकलटन के जाने के बाद फ्रैंक वाइल्ड ने लीडरशिप संभाली। उन्होंने नावों को उल्टा करके काम चलाऊ टेंट बनाए, भयानक ठंड में पेंगुइन और सील का शिकार करके जिंदा रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात, फ्रैंक वाइल्ड हर सुबह अपने साथियों से कहते थे, तैयार हो जाओ, शैकलटन आज आ रहे हैं। इसी अटूट विश्वास ने उन्हें इतने महीनों तक टूटने नहीं दिया। और इन सभी रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसों के बाद जो आंकड़ा सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है 28। जी हाँ, महीनों तक बर्फ में फंसे रहने और अंटार्कटिका के सबसे जानलेवा हालातों का सामना करने के बावजूद अभियान पर गए सभी 28 लोग जिंदा वापस लौट आए। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब प्रकृति इंसान को उसकी बर्दाश्त करने की हर सीमा के पार धकेल देती है, तो क्या एक मजबूत लीडरशिप और कभी हार ना मानने वाली इच्छा शक्ति हमें बचा सकती है? शैकलटन और उनके क्रू की ये कहानी साबित करती है कि इंसान के हौसले के आगे सच में कुछ भी असंभव नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।